स्वागत है आपका ट्यूटोरियल क्लास पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैप के बारे में। मैप जो होता है ये आपको दो टाइप का मैप पढ़ना है। एक तो आपको वर्ल्ड का मैप पढ़ना है और उसके बाद एक इंडिया का मैप पढ़ना है। अगर आप मैप पढ़ लेते हैं तो जीके जीएस विदाउट मैप का आपको पॉसिबल नहीं है बढ़िया से पढ़ना। तो इसीलिए सबसे पहले आप मैप पर ध्यान दीजिए। कौन सा देश दुनिया कहाँ पे है, कौन सा पर्वत पहाड़ पठार जलसंधि प्रमुख दर्रे। तो अगर आपका वो मैप का आइडिया बढ़िया से रहेगा तो आप आराम से जीके आपका ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो चलिए हम बिना टाइम गवाए मैप को स्टार्ट करते हैं। तो हम इसके बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैप क्या होता है? तो जो मैप होता है ना, मैप का मतलब होता है कि किसी भी ज़मीन या उसके किसी भूभाग को, यानी आप कह सकते हो पृथ्वी या फिर उसके किसी भूभाग को कागज़ या फिर कपड़ा, आप कागज़ या फिर कपड़ा दोनों पर अगर हूबहू उसका मैपिंग कर देते हो, नक्शा बना देते हो, तो वो क्या कहलाता है? मैप कहलाता है। पृथ्वी या उसके किसी भूभाग को कागज़ या कपड़ा पर हूबहू उतार देना मैप कहलाता है। अब जो मैप होता है ना, वो मैप सबसे पहले अगर मान के चलिए यहाँ पे अगर सपोज डेट ये भारत है, तो ये अगर भारत है, अगर ये सपोज डेट ये अगर मेरा भारत का मैप है और बगल में इधर पाकिस्तान है, तो ये पाकिस्तान हो गया और ये इंडिया हो गया। और ये दोनों मैप को कहीं एक जगह मान के चलिए एक कहीं कागज़ पे अगर ये दोनों मैप को अगर हम बना देते हैं तो ये क्या हो गया? ग्रुप ऑफ मैप हो गया। यानी इसमें पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, इधर आप नेपाल भी बना दीजिए, इधर आप चाइना भी बना दीजिए। तो कभी भी अगर मैप बोलेगा तो पृथ्वी या उसके किसी भी भाग को कागज़ पर उतार देना हूबहू मैप कहलाता है। लेकिन एटलस एटलस जो होता है, एटलस वो होता है ग्रुप ऑफ मैप। यानी जो अभी हम बताए हैं, जो दो तीन देश है उसका अगर मैपिंग उसका ग्रुप बना के किसी कागज़ या कपड़ा पे उतार दिया जाए तो वो एटलस कहलाता है। सॉरी कि यहाँ पे एस रहेगा, वो क्या कहलाता है? एटलस। अब सबसे पहले इसकी शुरुआत किसने की थी, कहाँ से कैसे हुआ था, इस पे हम चर्चा करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम आते हैं, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मार्केली। साइंटिस्ट आप नहीं कह सकते हैं, उनको भूगोलवेता भी बोल सकते हैं। तो वो जो मार्केली थे, उन्होंने क्या किया, छठी शताब्दी में सबसे पहले एटलस शब्द दिया। और ये एटलस जो शब्द है ये एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक वर्ड है। और इसको ग्रीक में एटलस, जैसे हमारे हिंदू धर्म में रावण एक राक्षस था, उसके बाद आपको और भी तरह तरह के राक्षस थे, कुंभकर्ण हो गया। तो वैसे ही ग्रीक जो है ना, ग्रीक ये जो मतलब कि लैंग्वेज है जिसमें एटलस आता है वर्ड, ये एटलस वर्ड का मतलब होता है ग्रीक लैंग्वेज में राक्षस, जेंट। यानी जो राक्षस है, उन लोगों का मानना है कि एक राक्षस जिसका नाम एटलस है उसने पूरी पृथ्वी को अपने बोझ पे उठाया हुआ है। तो वही पूरे देश दुनिया को उन्होंने मैपिंग करके और एक जगह कलेक्ट कर दिया और उसका नाम उन्होंने एटलस रखा। और ये काम हुआ था छठी शताब्दी में। और किसने किया था? तो मार्केली। याद रखिएगा इस वर्ड को, मार्केली ने। अब चलिए, ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम आते हैं मैप के प्रकार, टाइप ऑफ मैप कितने प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ मैप, जो मैप होता है ना, मेनली हम कह सकते हैं कि तीन प्रकार का मैप होता है। सबसे पहले आता है आपको पॉलिटिकल, एक आता है फिजिकल और एक आता है थेमेटिकल। तो जो पॉलिटिकल मैप होता है इसमें देश दुनिया का विभाजन दिखाता है। जैसे भारत, इधर इंडिया हो गया और इधर नेपाल हो गया। तो देश दुनिया का इसमें क्या दिखाता है? विभाजन दिखाता है कि यहाँ से ये दूसरा देश का बॉर्डर, ये दूसरा देश का बॉर्डर है। तो देश दुनिया का विभाजन दिखाता है विशेष पॉलिटिकल मैप।
उसके बाद जो फिजिकल होता है ना, फिजिकल में पर्वत, पहाड़, नदी, पठार ये सब आ जाते हैं, सिर्फ उसमें यही सब रहेगा, उसमें देश दुनिया का विभाजन नहीं दिखाएगा। और थेमेटिकल मैप क्या होता है, किसी खास चीज़ को दिखाता है, जैसे इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे खास चीज़ को दर्शाएगा। पोस्ट ऑफिस, इंडियन पोस्ट ऑफिस कहाँ कहाँ पे हैं भारत में पोस्ट ऑफिस की सेवाएं, तो ऐसे किसी पार्टिकुलर चीज़ को दिखाएगा तो वो थेमेटिकल कहलाएगा। और ये फिजिकल कहलाता है, और ये पॉलिटिकल। तो आपको तीनों मैप पढ़ना है। सबसे इजी पॉलिटिकल होता है, ये कोई भी पढ़ सकता है। फिजिकल थोड़ा उससे भास्ट होता है, और थेमेटिकल किसी खास चीज़ को दिखाया जाता है, तो आप फिजिकल थेमेटिकल एक कह सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल सबसे ईजी होता है। तो चलिए हम आगे का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पृथ्वी पे अपने आते हैं। ये जो हमारा अर्थ है, अर्थ का हम एक फिगर अपना बना लेते हैं। जैसे ये सपोज डैट ये अर्थ है। थोड़ा सा हम इसको कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सपोज डैट यहाँ पे आइए, तो सबको पता है कि पृथ्वी कैसी है, गोल है। तो पृथ्वी जब गोल है, यानी एग्जैक्ट गोल नहीं है, साइंटिस्टों का मानना है कि पृथ्वी एक जियोड के समान है, कहीं कहीं पचका ढचका हुआ है, लेकिन हम इसको एग्जैक्ट गोल नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी जनरली गोल कहते हैं। तो पृथ्वी के बीचों बीच पृथ्वी है, इसके बीचों बीच एक वैज्ञानिक ने क्या किया, रेखा का एक काल्पनिक रेखा उन्होंने मान लिया कि पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा जाती है। मान लिया कि इनको, ये जो पृथ्वी है ना, इसको दो भाग में बांटती है, ये एक और ये दो, दो भाग में बट गया। तो ये पृथ्वी के अगर ये बीचों बीच है, तो बीच में का है, तो बीच का मतलब क्या होता है, भूमध्य, यानी भू मने धरती और मध्य मने बीचों बीच, यानी धरती के बीचों बीच एक रेखा है जिसको हम क्या बोलते हैं, भूमध्य। अब तो आप ये बोलचाल की भाषा में भूमध्य बोल सकते हो, लेकिन अगर आप ज्योग्राफी पढ़ने बैठे हो तो इसको भूमध्य नहीं कह सकते हो, इसको आप बोलोगे विषुवत। इसी को हम बोलते हैं विषुवत, विषुवत रेखा, जिसको इक्विटेरियल बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, विषुवत रेखा हो गया, भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा। तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद ये तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पृथ्वी के बीचों बीच जाता है। अब देखिए क्या होता है इससे। अब ये एक गोला हो गया, ये क्या हो गया, एक गोला हो गया, और ये गोला को दो बराबर भागों में बांट रहा है। कौन, विषुवत रेखा बांट रहा है दो बराबर भागों में। तो ये वाला उत्तर हो गया, ये नॉर्थ हो गया, और ये साउथ हो गया। और गोला है, गोला को आधा भाग में बांटिएगा तो क्या होगा, गोलार्ध होगा। तो ये होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये साउदर्न हेमिस्फीयर, यानी इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। और सेम वैसे ही इसको नीचे वाले को हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध यानी गोला का आधा है, तो उत्तरी, ये उत्तर है तो उत्तरी गोलार्ध, और ये नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। इसको हम ईस्ट बोलते हैं, इसको वेस्ट बोलते हैं। धीरे धीरे पढ़िएगा, सब पता चल जाएगा। ये ऊपर नॉर्थ और ये साउथ, ये दोनों पोल कहलाता है। तो ये उत्तरी गोलार्ध हो गया और दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो पृथ्वी पे दो गोलार्ध। हम लोग किस में रहते हैं, हमारी पृथ्वी यहाँ पे, हमारा जो इंडिया है यहाँ पे है, उत्तरी गोलार्ध में है, बसा हुआ है। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज एक लेते हैं। जैसे हम सपोज डेट यहाँ पे बना दीजिए, ये हो गया। अब इस पे क्या हुआ कि ये तो हमारा हो गया विषुवत रेखा। अब इसमें 23.5 डिग्री, यानी अगर कोई भी गोला है तो गोला पे अगर आप कभी भी अगर किसी लाइन को ड्रॉ करते हैं तो वो इस टाइप में ड्रॉ होता है। आप बॉल पे किसी लाइन को, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप किसी बॉल पे किसी मार्कर से आप लाइन को पारिएगा, उसके बाद देखिएगा कि वो कैसा लाइन आता है। तो ये आपका होता है, इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। और यही 23.5 डिग्री नॉर्थ है, यानी उत्तर में है, तो इसको नॉर्थ बोलते हैं। और जस्ट इसके नीचे, विषुवत रेखा के नीचे, इसको हम बोलते हैं मकर रेखा। और इसका भी वैल्यू 23.5 ही आता है, लेकिन ये साउथ में है, ये साउथ है, तो इसको हम साउथ बोलते हैं। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, इसको हम बोलते हैं आर्कटिक रेखा, और इसको हम बोलते हैं अंटार्कटिक रेखा। ये 66.5 डिग्री वहीं साउथ, और ये होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ। तो याद रखना इस सब चीज़ को। इसको हम बोलते हैं विषुवत। पूछता है ये सब एग्जाम में क्वेश्चन। इसको कर्क
इसको मकर, इसको अंटार्कटिक और इसको आर्कटिक बोलते हैं। सॉरी, इसको आर्कटिक बोलते हैं। तो ऐसे होता है ये आर्कटिक, अंटार्कटिक, विषुवत, मकर, कर्क, ऐसे सब आता है। अब देखिए, अब दूसरा एक और कॉन्सेप्ट समझिए। ये सपोज डेट आपका पृथ्वी हो गया, ठीक है। अब ये जो पृथ्वी है ना, तो ये पृथ्वी के बीचों बीच अभी हमने बताया है कि ये बीचों बीच ये विषुवत रेखा है। यहाँ से मेन आपका मैपिंग का क्लास स्टार्ट होता है और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछता है। ये आपका हो गया कर्क रेखा, ये हो गया मकर रेखा, ये आर्कटिक और ये अंटार्कटिक, ठीक है। अब जो सूर्य होता है ना, सबको पता है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, और जो सूर्य की किरण होती है ना, ये जो कर्क रेखा है और ये जो मकर रेखा है, ठीक इसी के बीचों बीच चमकती है। मतलब कि यहाँ पे चमकने का अर्थ ये हो गया कि यहाँ पे सीधी चमकती है, जिस कारण इस क्षेत्र में थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा रहता है। तो पूछता है क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ होती है? विषुवत रेखा पे। और जहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी होगी वहाँ के लोग काले होंगे, वहाँ वर्षा अधिक होगी, उसके बाद वहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे ही आपका ये अफ्रीका महाद्वीप यहाँ पे है, ये अफ्रीका महाद्वीप यहाँ पे है, और इसी पे यहाँ पे है अमेजन का जंगल। क्यों? क्योंकि जंगलों को उपजने के लिए क्या चाहिए? जंगल को उपजने के लिए वर्षा चाहिए, और क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश चाहिए, और यहाँ पे दोनों मिल जाता है। अब आप कहिएगा कि सर वर्षा कैसे होती है? तो वर्षा देखिए कैसे होता है। अब ये मान के चलिए सपोज डैट ये आपका अर्थ हो गया, इस अर्थ पे ये आपका क्या है? विषुवत रेखा है। तो विषुवत रेखा पे सूर्य की किरण सीधी पड़ती है, सूर्य की गर्मी में टेम्पर होता है, और उस टेम्पर के चलते यहाँ पे जितने भी जल होते हैं इनका इवेपोरेशन होता है, यानी वाष्पीकरण होता है, और वाष्पीकरण के फलस्वरूप वाष्पन की जब क्रिया हो जाएगी तो ये फिर वर्षा कराएगा। तो इसलिए यहाँ पे वर्षा सबसे ज़्यादा होती है। और उसके बाद फिर हम एक नेक्स्ट पेज लेते हैं, रुक जाइए, सॉरी गड़बड़ हो गया, चलो बढ़िया से यार नहीं बन पा रहा है। तो ये क्या हो गया? विषुवत ड्रॉ कर रहा है, ये विषुवत रेखा हो गया। तो यहाँ पे कर्क रेखा और यहाँ पे मकर रेखा, और इन्हीं दो किरणों के बीच सीधी चमकती है। तो यहाँ पे वर्षा भी बहुत ज़्यादा होता है और सूर्य का प्रकाश भी बहुत ज़्यादा मिलता है, जिस कारण यहाँ पे जंगलों की उत्पत्ति बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे अमेजन का एक जंगल है, आपको सबको पता होगा, वही साउथ अमेरिका में पड़ता है। उसके बाद अब यहाँ पे मान के चलिए जंगल ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे जंगल जब होगा इस क्षेत्र में, तो जंगलों को क्या चाहिए? हम अभी बताए हैं, वर्षा चाहिए और प्रकाश चाहिए, जो दोनों मिलता है। तो पूछता है कि विषुवत रेखा पे सबसे ज़्यादा, याद रखिएगा पॉइंट की, विषुवत रेखा पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अगर पूछेगा कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो मेघालय के मानसीराम में आप मार्क करिएगा। लेकिन विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो वो विषुवत रेखा पे होती है। विषुवत रेखा पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। उसके बाद सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ? विषुवत रेखा पे पाए जाते हैं। तो यहाँ के जंगल को सबसे पहले ये सूर्य के प्रकाश के लिए कंपटीशन में रहते हैं कि हमको ज़्यादा सूर्य का प्रकाश मिलेगा, तो इसके लिए वो सबसे ज़्यादा लंबे होते हैं। तो पूछता है विषुवत रेखा पे पाए जाने वाले वनों में जो पेड़ होते हैं वो कैसे होते हैं? लंबे होते हैं, नाटे होते हैं। तो वो क्या होते हैं? लंबे होते हैं। जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ उनकी पेड़ों की पत्ती क्या होती है? चौड़ी होती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पेड़ों की पत्ती कैसी होती है? विषुवत रेखा पर पाए जाने वाले जंगलों के पेड़ों की पत्ती कैसी होती है? तो चौड़ी होती है। पेड़ कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। लंबे होंगे तो कैसे होंगे? पतले होंगे। तो पेड़ कैसा होगा? पतला होगा। लंबा होगा, चौड़ा होगा। पतला होगा तो शक्तिशाली होगा। अब लंबा है तो वो शक्तिशाली नहीं रहेगा, तो ढह जाएगा। तो इसीलिए कैसे होता है? शक्तिशाली होता है। तो ये 4-5 चीज़ें हैं
जिसको आपको याद रखना है कि विषुवत रेखा पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, यहाँ पे सूर्य की किरण सबसे तेज़ चमकती है। तेज़ चमकने के कारण ही पानी का वाष्पीकरण होता है, और पानी वाष्पीकरण होकर वर्षा कराती है। वनों के लिए क्या चाहिए, तो प्रकाश चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए और पानी चाहिए, ये दोनों मिल जाता है, जिस कारण वहाँ पे वन अधिक पाए जाते हैं। और उनको सूर्य को प्रकाश को पाने के लिए कंपटीशन ज़्यादा रहता है, इसीलिए वो लंबा होता है कि हम बड़ा हो जाएंगे तो हम बड़ा हो जाएंगे। पेड़ जहाँ ज़्यादा वर्षा होगा वहाँ की पत्ती चौड़ी होगी पेड़ की। देखते हैं जैसे राजस्थान में जाइएगा तो वहाँ की जो पेड़ों की पत्ती होती है ना, वो कटीली होती है। क्यों? क्योंकि कटीली इसलिए होती है क्योंकि वहाँ के पेड़ों को पानी नहीं मिल पाता है बढ़िया से, इसीलिए। तो पत्ती कैसी होगी, चौड़ी होगी, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, सब एसएससी बीपीएससी रेल ये सब में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपको ये सब को याद रखना है। शक्तिशाली होगा वहाँ का पेड़, पतला होगा। उसके बाद अब एक और लास्ट पॉइंट हम आपको समझा रहे हैं। सपोज डेट मान के चलिए ये हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक है, ये पृथ्वी हो गई। अब यहाँ पे क्या होता है, ये विषुवत रेखा हो गया, ये कर्क रेखा हो गया और ये मकर रेखा हो गया, ठीक है। और इसको हम आर्कटिक और इसको अंटार्कटिक रेखा बोलते हैं। सूर्य की किरण यहीं पे सीधी चमकती है, तो जब सबसे ज़्यादा बरखा होता है, वन पाया जाता है यहीं पे। यहाँ के लोग काले होते हैं गर्मी के चलते। तो यहाँ पे ये क्षेत्र क्या होता है, ऑलवेज गर्म ही होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं उष्ण कटिबंध। कटिबंध का मतलब होता है क्षेत्र, तो ये क्षेत्र क्या होता है, उष्ण कटिबंध। इससे ऊपर जाइएगा तो यहाँ पे ठंडा गर्मी दोनों पड़ता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं शीतोष्ण, यानी शीत प्लस उष्ण, यानी शीतोष्ण। तो ये होता है शीतोष्ण कटिबंध। तो ये शीतोष्ण हो गया। और वैसे ही सेम वैसे भी इधर भी इसको भी हम शीतोष्ण बोलते हैं। और ये शीत कटिबंध होता है, यानी पोल वाला शीत कटिबंध। एक यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था, आपको हम बता रहे हैं। पूछा हुआ था, जैसे सबको पता है, अभी हम बोल रहे हैं, हम कितना बार रिपीट कर दिए, ये विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा। तो पूछा हुआ था कि पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ पड़ता है, तो ये तो ध्रुव हो गया, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड पड़ेगा ध्रुवों पर। लेकिन यूपीएससी में इससे भी डेंजर पूछ दिया था कि ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ पड़ेगा। तो अगर सपोज डेट अगर हम इस ध्रुव को दो पार्ट में बांट देते हैं, कलर थोड़ा दूसरा हम इसमें ले लेते हैं, चलिए दूसरा हम कलर ले लिए। इसको अगर हम दो पार्ट में ध्रुवों को बांट देते हैं, तो सबसे ज़्यादा बताइए एक में पड़ेगा कि दो में पड़ेगा, एक या फिर दो। सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ पे पड़ेगा, दो में पड़ेगा। और इस दो का नाम क्या है, तो इस दो का नाम है टुंड्रा, याद रखना। और एक का नाम क्या है, टैगा। ये दो और ये एक। तो सबसे ज़्यादा ठंड जो पड़ता है वो टुंड्रा में पड़ता है। और ऐसे ही दिया हुआ था ऑप्शन में कि सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ पड़ता है, तो टुंड्रा, और सबसे कम ठंड कहाँ पड़ता है, तो टैगा। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि जो हम बताए हैं, जैसे विषुवत रेखा पे पाए जाने वाले वनों की प्रकृति कैसी होती है, लंबी चौड़ी पत्ती कैसे होते हैं, पेड़ कैसे होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, लंबे होते हैं, कि क्यों वर्षा क्यों होती है, सब हमने बताया। उसके बाद सबसे ज़्यादा ठंड ध्रुव पर पड़ती है। ध्रुव में सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ पड़ती है, तो वो टुंड्रा पे। तो ये 2 नंबर टुंड्रा, इसको भी टुंड्रा, ये टैगा, फिर इसको भी टैगा। ये क्या होता है, शीत कटिबंध, सॉरी शीतोष्ण कटिबंध, इसको हम शीत कटिबंध बोलते हैं। और ये क्या होता है, उष्ण कटिबंध होता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा कमेंट करके। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फिर हम ऐसे ही इसका और भी वीडियो हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।